नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे जियोग्राफी में। जितना अभी तक लेक्चर्स में बात किए हैं उसी के आगे लगातार हम लेक्चर्स को अटेंड कर रहे हैं। आगे भी आपको अब उसी के आगे की कड़ी बता रहे हैं। अभी तक झीलों के बारे में बता रहे थे, अब आपको नदियों के कार्य के बारे में बताने चल रहे हैं, यानी वर्क ऑफ रिवर्स के बारे में चर्चा करेंगे कि नदियों के क्या कार्य हैं। आप सभी लोग जानते हैं नदियों के कार्य में, जैसे नदियों का काम है डेल्टा बनाना, नदियों का काम है वी आकार की घाटी का निर्माण करना, नदियों का काम है विसर्ग का निर्माण करना, नदियों का काम है वेदिकाओं का निर्माण करना, सोपान का निर्माण करना, है ना। इस तरीके से नदियों के विभिन्न प्रकार के अपरदनात्मक शक्तियों के द्वारा संरचनाओं का निर्माण किया जाता है और इन्हीं संरचनाओं के बारे में हम लोग समझेंगे और लास्ट में आपको दिखाएंगे कि विभिन्न प्रकार से कैसे प्रश्न पूछा है आयोग, उस पर भी हम आपसे बात करेंगे और आज ही बात करेंगे। ठीक है, बहुत कायदे से अच्छे से वीडियो देखिएगा, बहुत शिद्दत से सारा चित्र वगैरह हम बनाए हैं आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बात करने चल रहे हैं नदियों के कार्य में महत्वपूर्ण घटक डेल्टा के बारे में। तो आपसे अगर पूछा जाए कि डेल्टा क्या है तो आप बताइएगा। नदियां जो होती हैं जब अपने अंतिम भाग में, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम एक मैप बना रहे हैं थोड़ी देर के लिए, जैसे आपको समझने के लिए कि जैसे भारत का नक्शा बना दे रहे हैं, ठीक ऐसे इस तरीके से, है ना, भारत का नक्शा बनाए। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे बहुत सारी नदियां हैं, ये सब नदियां क्या करती हैं, ऐसे इस तरीके से बंगाल की खाड़ी में आकर के अपना मुहाना बनाती हैं। ठीक है, जो पूर्वी घाट पर जो नदियां आती हैं, जैसे आपसे बात करें गंगा, ब्रह्मपुत्र, है ना, महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये जितनी भी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती हैं, वो बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले क्या करती हैं, डेल्टाई संरचना का निर्माण करती हैं। तो आपको वही बताना चाह रहे हैं कि जैसे सब नदियां हैं जब पर्वतीय क्षेत्रों से ग्लेशियर से अपना उद्गम स्रोत से जब चलती हैं तो चलने के पश्चात एक लंबे मार्ग को तय करती हैं। तो जब ये लंबे मार्ग को तय करती हैं तो अपने साथ बहुत सारे अवसादों को भी लेकर के आती हैं और ला करके कहाँ, इसी मुहाने पर इकट्ठा कर देती हैं, जो कि एक समतलीय क्षेत्र होता है और इसका झुकाव किधर होता है, सागर की तरफ होता है। तो इसी को हम डेल्टा कहते हैं। वास्तव में अगर डेल्टा की बात किया जाए ना, तो डेल्टा के लिए ये शब्द प्रयोग किया था हेरोडोटस ने पहली बार नाइल रिवर के लिए, नील नदी के लिए। बात समझ आई? तो इस तरीके से आप लोग समझ गए डेल्टा क्या है। आपको बता दें कि डेल्टा एक बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है। जैसे आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है ना, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये बहुत ही उपजाऊ, बहुत ही फर्टाइल रीजन होता है, क्षेत्र होता है। ठीक है, उसमें जो है मैंग्रोव वनस्पतियां भी उगती हैं, अनूप वनस्पतियां जिसे कहा जाता है ना। तो इस तरीके से है। अब आगे समझ लेते हैं। डेल्टा के प्रकारों में देखा जाए तो जैसे चापाकार डेल्टा, कुछ नदियां होती हैं जो आर्क शेप में क्या करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती है। जैसे नील नदी की बात करें, राइन की बात करें, हुआंगहू की बात करें, है ना, इरावदी, डेन्यूब, गंगा, पो, वोल्गा, जैसे यूरोप की ये वोल्गा नदी है। इटली में पो नदी को क्या कहा जाता है, इटली की गंगा है ना। गंगा है। आप लोग जानते हैं गंगा कैसे डेल्टा का निर्माण करती है, तो आप बताएंगे ये आर्क शेप में, यानी कि डेल्टाकार चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है। तो इस तरीके से ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जिसको आपको जानना होगा। तो ये तो सभी जानते हैं कि गंगा नदी डेल्टा का निर्माण करती है, लेकिन किस प्रकार का डेल्टा होता है, तो चाप के आकार में, आर्क के शेप में होता है। दूसरा पंजाकार डेल्टा है। आपको पता है कि उत्तरी अमेरिका में एक नदी बहती है मिसिसिपी, और उसी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है मिसौरी, और दोनों एक दूसरे से मिलती हैं, यानी मिसिसिपी में आकर के मिसौरी मिल जाती है, जहाँ पर वहीं पर सेंट लुइस नाम का नगर भी बसा हुआ है ना। तो मिसौरी मिसिसिपी की सहायक नदी है। ये दोनों एक होकर के जब आगे मैक्सिको नाम के देश में चलती हैं, तो उसके बाद ये नदी यानी मिसिसिपी मिसौरी क्या करती है कि अपने जल को मैक्सिको की खाड़ी में गिराती है, और मैक्सिको की खाड़ी में जब ये नदी अपना मुहाना बनाती है तो पक्षियों के पैर के जैसे डेल्टा का निर्माण करती है। तो इसलिए इसको भी आपको याद रखना होगा कि पंजाकार डेल्टा। फिर है ज्वार नदमुखी डेल्टा, यानी एस्चुअरी डेल्टा क्या होता है। ज्वार नदमुखी डेल्टा में आप एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे नर्मदा, ताप्ती, भारत की ये ऐसी नदियां हैं जिनका अपवाह प्रतिरूप बिल्कुल ही विपरीत प्रकार का है। यानी कि सारी नदियां इधर आती है दक्षिण पूर्व की तरफ, और ये किधर जाती है, पश्चिम की तरफ, खंबात की खाड़ी में, गल्फ ऑफ खंबात में अपना मुहाना बनाती है। कौन, नर्मदा, ताप्ती। और ऐसे ही ज्वार नदमुखी डेल्टा का निर्माण करती है हडसन और मैकेंजी नदी। ये नदियां कहाँ, ये उत्तरी अमेरिका की नदियां हैं। ठीक है, मैकेंजी नदी मैकेंजी की खाड़ी में गिरती है, आप लोग जानते होंगे, हम आपको बताए हैं वर्ल्ड मैपिंग के दरमियान। ठीक,
तो इस तरीके से हमने देखा नदियों के कार्य में डेल्टा का निर्माण। ऐसे ही अब देखेंगे बाढ़ के मैदान के बारे में। नदियाँ क्या करती हैं, आपको पता है कि नदियों में जब जलस्तर बढ़ता है तो बाढ़ आता है, और नदियों का पानी जहाँ प्रतिवर्ष पहुँचता रहता है, तो जहाँ तक पानी पहुँचता है वहाँ पर नई मृदा का भी जो है फैलाव होता है, तो उसे कहा जाता है खादर मृदा। ये मिट्टी बहुत ही उपजाऊ प्रकार की होती है, बात समझ आई। और कुछ दूर के क्षेत्र ऐसे होते हैं नदियों के जहाँ पर प्रतिवर्ष जो है बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, तो ऐसे में वो प्राचीन मृदा रहती है, पुरानी मिट्टी रहती है, ठीक है, जो अनुपजाऊ रहती है। कहने का मतलब उसमें फर्टिलिटी, उर्वरता इतनी ज़्यादा नहीं पाई जाती है। ये उच्चवर्ती क्षेत्र होते हैं जहाँ पर कुछ फर्टिलाइजर, यूरिया वगैरह का प्रयोग करके किसान आज भी खेती कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दो क्षेत्र हैं, खादर और बांगर। जो खादर है यहाँ पर नवीन जलोढ़ मृदा है, और जो बांगर है यहाँ पर प्राचीन जलोढ़ मृदा है, ठीक है। ये आपको दो फैक्टर समझ आया। तीसरा, नदियां क्या करती हैं, नदियों का कार्य है कि वी आकार की घाटी भी बनाती हैं, ठीक है। जब इरोजनल पावर का प्रयोग करती हैं नदियां, तो उसे विभिन्न प्रकार के घटकों का निर्माण करती हैं। इन्हीं के बारे में हम लोगों को क्या करना रहेगा, समझना रहेगा। तो अब समझते हैं वी आकार की घाटी के बारे में। समझिएगा वी आकार की घाटी क्या है। देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से वी आकार की घाटी बनती है। जब नदियां बहती हैं तो अपरदनात्मक शक्तियों के कारण, यानी जल जब लगातार चट्टानों में बहता रहता है तो इससे क्या होता है, चट्टानें कटती चली जाती हैं, ठीक है। तो उससे एक वी शेप में ऐसी संरचना का निर्माण होता है, इसी को कहा जाता है वी आकार की घाटी। तो आपसे पूछा जाए कि वी आकार की घाटी का निर्माण कौन करता है, तो आप बताएंगे ये नदियों का प्रमुख कार्य है। नदियां अपने अपरदन शक्तियों के माध्यम से वी आकार की घाटी का निर्माण करती हैं। और यहीं पर अगर प्रश्न आ जाए कि यू आकार की घाटी का निर्माण कौन करती है, तब नदियां नहीं करती हैं, तब वहां पर नदियों की बात नहीं करेंगे, बल्कि वहां पर तब ग्लेशियर्स की बात करने लगते हैं हम लोग, ठीक है। फिलहाल तो आपको ये वी आकार की घाटी समझ में आ गया होगा। इसमें देखिए ये वी आकार की घाटी है, यहाँ पर ये नदी बह रही है, और धीरे धीरे काट काट करके इसको और एकदम वी शेप में बना दी है। तो यही है वी आकार की घाटी। यानी कि नदियां जब अपने क्या होती हैं, युवा अवस्था में पर्वतीय क्षेत्रों में लंबवत अपरदन द्वारा क्या करती हैं कि गहरी और संकीर्ण अर्थात वी आकार की घाटी का निर्माण करती हैं, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि शैलें बहुत कठोर होती हैं। कैसी होती हैं, शैलें बहुत ही कठोर प्रकार की पाई जाती हैं। तो वहाँ पर ऐसी स्थितियों में वी आकार की जो घाटी होती है ये बहुत ही संकीर्ण हो जाती है, बहुत ही नैरो तरीके की हो जाती है। तो नदी की ऐसी गहरी और संकीर्ण घाटी जो होती है, जिसके दोनों जो किनारे होते हैं वो खड़े होते हैं और नद कंदरा या गार्ज टाइप का बन जाता है, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए गार्ज क्या है या नद कंदरा क्या है, तो गार्ज कुछ अलग नहीं होता है। आप क्या बताएंगे, यही जब वी आकार की घाटी बहुत ही सकरी हो जाती है, यानी कि लंबवत स्वरूप लेने लगती है, तो इसी को गार्ज कह देते हैं। क्या कह देते हैं, गार्ज कह देते हैं। भारत में अगर बात किया जाए तो भारत में जैसे सबसे जो गहरा गार्ज का निर्माण करती है वो सिंधु नदी है, इंडस रिवर है। ऐसे ही सतलज नदी है, तो सतलज नदी सिपकीला गार्ज का निर्माण करती है। ब्रह्मपुत्र नदी है अपने यहाँ, तो ये क्या करती है, दिहांग गार्ज का निर्माण करती है। और सिंधु नदी क्या करती है, तो सिंधु नदी आप जानते हैं सिंधु गार्ज का निर्माण करती है। इस तरीके से विभिन्न प्रकार के गार्जों का निर्माण करती है नदियां। अब और आपको बताते हैं कुछ कहानी इससे संबंधित। होता क्या है कि जब किसी पठारी भाग में शैलें आड़ी तिरछी बिछी होती है, पठारी क्षेत्र का मतलब जैसे आप कोलोराडो का पठार समझ सकते हैं, है ना। तो जब नदियां क्या करती हैं, ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करती हैं कि पठारी भाग में जो शैलें होती है, जो रॉक्स होता है, ये आड़ी तिरछी बिछी होती है और वर्षा की मात्रा भी बहुत कम होती है। तो उस स्थान पर जो बहने वाली नदियां होती हैं उनकी घाटी बहुत ही गहरी हो जाती है और बहुत ही तंग हो जाती है, यानी कि उनका शेप कुछ इस तरीके का हो जाता है, आई के आकार का बन जाता है। तो इसी को हम नाम दे देते हैं क्या, कैनियन। क्या कह देते हैं, कैनियन कह देते हैं। और कैनियन से जो कम नैरो होता है उसी को गार्ज कहा जाता है, और जिसमें ज्यादा फैलाव पाया जाता है उसको वी आकार की घाटी कहा जाता है। कहने का मतलब कि सारी संरचना वी आकार की घाटी के जैसे ही पाई जाती है इसमें, ठीक है। वास्तव में जो कैनियन होता है वो गार्ज का ही दूसरा रूप होता है, कुछ अलग नहीं होता है, ये भी आपको समझना रहेगा, ठीक है। तो जैसे आप जानते होंगे कोलोराडो नदी के द्वारा क्या करता है, जो है कैनियन का निर्माण किया जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर कैनियन के बारे में, ठीक है। कोलोराडो नदी क्या करती है, कैनियन का निर्माण करती है। और गार्ज के बारे में हमने आपको बताया कि गार्ज की जब बात किया जाए, जैसे अपने यहाँ सिंधु नदी है, सतलज नदी है, ब्रह्मपुत्रा नदी है, ये सभी क्या करती हैं, गार्ज का निर्माण करती हैं।
तो इतना आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। और अब अगली टॉपिक हमको देखना है क्या, रिवर मेंडर्स क्या होता है, नदी विसर्प क्या होता है। इसको भी थोड़ा अच्छे प्रकार से समझ लीजिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त बात आपको समझाएंगे। नहीं, पहले जलप्रपात देखना है ना, पहले जलप्रपात समझ लेते हैं, फिर जो है नदी विसर्प समझेंगे। वाटरफॉल क्या होता है, वाटरफॉल के लिए भी हमने एक बहुत ही अच्छा चित्र यहाँ पर बनाया है, आप लोग देखिएगा, आपको मजा आएगा। देखिए वाटरफॉल क्या होता है कि जब, सुनिएगा, वाटरफॉल क्या होता है कि जब नदियां क्या करती हैं कि किसी ऊंचाई वाले भाग से बहती हैं, क्या करती हैं, किसी ऊंचाई वाले भाग से बहती है। मान लीजिए कि कोई एक पर्वतीय क्षेत्र है ना, पहाड़ी रीजन है, और वहां से पानी क्या हो रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है, तो इसे कहते हैं वाटरफॉल। वाटर माने जल होता है, फॉल का मतलब क्या होता है, गिरना होता है, तो वाटरफॉल का मतलब कि पानी का गिरना, लेकिन इसमें नदी शब्द जोड़ना जरूरी होता है। यह देखिए इस तरीके से ये नदी है, ये नदी है, नदी का जल है, और इस तरीके से कुछ आगे बढ़ रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, वाटरफॉल, यानी कि जलप्रपात कहा जाता है। ठीक है ना। तो इसमें जो है जल का जो प्रवाह होता है अत्यधिक तीव्र प्रकार का पाया जाता है। अब जलप्रपात में जैसे अगर बात किया जाए तो समझिएगा, जैसे अपने यहाँ बात करें तो सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है उसका नाम है कुचिकल। क्या नाम है, कुचिकल जलप्रपात। कहाँ है, तो आप बताएंगे, यह कर्नाटक में है। कहाँ है, कर्नाटक में। किस नदी पर है, तो वहां की कोई लोकल नदी है, उसका नाम है वराही। क्या नाम है, वराही नदी। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात कर्नाटक में है, वराही नदी पर स्थित है। ऐसे ही आप जानते होंगे जलप्रपात के बारे में, कहाँ लिखा जाए, देखिएगा, आप जानते होंगे शरावती जलप्रपात। एक जलप्रपात है उसका नाम है शरावती जलप्रपात। ठीक है, नहीं, उसका नाम है गरसोप्पा जलप्रपात। गरसोप्पा जलप्रपात, या इसी को आप कह देते हैं क्या, जोग जलप्रपात, जो कि किस पर है, शरावती नदी पर है। ठीक है, तो इस तरीके से जानते रहिएगा आप लोग। ऐसे ही आप लोग जानते होंगे, जैसे एक है वेनेजुएला में, ठीक है, ऐसे ही आप जानते होंगे नियाग्रा जलप्रपात, जो यूएस और कनाडा की सीमा पर है। क्या, इरी और ओंटारियो झील के बीच में है क्या, नियाग्रा जलप्रपात। तो इस तरीके से थोड़ा सा इन चीजों को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप जानते होंगे एंजिल जलप्रपात के बारे में। कौन सा जलप्रपात, एंजिल जलप्रपात, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा, एंजिल जलप्रपात, एंजिल वाटरफॉल, है ना। तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसकी ऊंचाई की अगर बात करेंगे तो 979, हम ऐसे ही याद किए हैं, 979 मीटर है, यानी कि ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्या नाम है इसका, तो आप बताएंगे एंजिल जलप्रपात। कहाँ है, तो आप बताएंगे ये वेनेजुएला में है। कहाँ है, वेनेजुएला में स्थित है। ऐसे ही आप और भी नाम याद रख सकते हैं जब हम जलप्रपात की बात करें। जैसे आप जानते हैं जबलपुर में क्या है, धुआंधार जलप्रपात, किस नदी पर है, तो आप बताएंगे नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, ऐसे ही आप नाम याद रख सकते हैं, जैसे आप जानते होंगे थोड़ा बहुत, मध्य प्रदेश में एक है ना, उसका नाम है चाचाई जलप्रपात। ऐसे ही मध्य प्रदेश में है बिहुटी जलप्रपात। अगर आप नेट पर सर्च करेंगे तो उसमें बहुटी मिलेगा, क्यूटी बहुटी नाम सुने होंगे इन सब का, है ना। क्यूटी फॉल, हाँ क्यूटी फॉल है, बहुटी फॉल है, ये सब मध्य प्रदेश में है। बहुटी रीवा में है ना। इस तरीके से विभिन्न प्रकार के। ऐसे ही एक जलप्रपात है, उसका नाम है हुंडरू, नाम सुने होंगे आप लोग। क्या, वो हुंडरू जलप्रपात, ये एग्जाम में आया है, आप लोग चाहे देख लीजिएगा। हुंडरू जलप्रपात कहाँ है, तो ये सुवर्ण रेखा नदी या स्वर्ण रेखा भी कहा जाता है इसको। ये कहाँ है, तो आप बताएंगे रांची में है। रांची बोले तो आप कहेंगे झारखंड में। महेंद्र सिंह धोनी इसी रांची से संबंधित है ना। तो इस तरीके से आप लोग इसको आसानी से याद रख सकते हैं, है ना। और जो पॉपुलर जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया उसका नाम क्या है, उसका नाम है नियाग्रा जलप्रपात। क्या नाम है, नियाग्रा जलप्रपात। ये दो झीलों के बीच में है, कहाँ, इरी और ओंटारियो। आपसे अगर देश की चर्चा करें तो आप लोग देश में बताइएगा कि ये है कहाँ, कनाडा और कहाँ, यूएसए की सीमा पर। तो इस तरीके से आप जो है जलप्रपातों के बारे में अच्छे से समझा ले जाएंगे। हमें पूरा उम्मीद है कि आप समझा लेंगे इसको। ठीक है, तो अब हम लोग अगली टॉपिक देखेंगे, ठीक है, जिसका नाम है नदी विसर्प। मेरे ख्याल से इतना समझ में आया होगा, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ताकि आपको समझाने में आसानी रहे। मुझे एकदम पेंट हो जा रहा है, इतनी ठंडी है।
आप लोगों को ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन में भी मज़ा आना चाहिए। एक एक टॉपिक को बारीकी से कवर कर रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर समय को लेकर के कोई लोचा नहीं है ना, कोई पाबंदी नहीं है। तो कुल मिलाकर के उद्देश्य सिर्फ इतना है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लोगों तक पहुँचाया जाए, आप लोग आसानी से पढ़ सकें, पढ़ाई लिखाई में किसी भी प्रकार की बाधा ना आए, भूगोल कहीं से आपको टफ ना लगे, है ना, इसीलिए सब मेहनत की जा रही है। खैर, अब आगे समझिएगा किसके बारे में, नदी विसर्प के बारे में। नदी विसर्प क्या होता है, बहुत आसान सी बात है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि अपने यहाँ जितनी नदियाँ आती हैं उत्तर भारत की, ज़्यादातर वो कहाँ से, कैलाश मानसरोवर झील से निकलती हैं, है ना। कुछ जैसे बात किया जाए तिब्बत के पठार से नदियाँ निकलती हैं। कहानी को थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। अब ये क्या करती हैं, तिब्बत के पठार से निकलने का मतलब ये ट्रांस हिमालय के क्षेत्र से चल रही हैं, यानी कि कठोर चट्टानी क्षेत्र है। अब वहाँ से जब चट्टानी क्षेत्रों से चलेंगी, या फिर आप उत्तराखंड की बात कर लें, गंगोत्री की बात कर लें, है ना, गंगोत्री हिमनद से जैसे गंगा नदी निकल रही है, यमुनोत्री से यमुना निकल रही है ना, चेमा युंगडुंग यानी तिब्बत से निकल रही है ब्रह्मपुत्रा नदी। तो ऐसे ये सब जो नदियां हैं, जब पहाड़ी क्षेत्रों से, पर्वतीय क्षेत्रों से जब ये निकलती हैं, तो वहां पर तो ज्यादा कटाव नहीं कर पाती हैं, लेकिन जैसे ही समतल मैदानी क्षेत्र में पहुंचती है ना, तो वहां पर एकदम मुलायम प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो ऐसे में कोमल जो मृदा का भाग होता है, इसको ये बड़ी आसानी से काटते भय और क्या करती हैं, बल खाते हुए आगे बढ़ती हैं, कुछ इस तरीके से जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। ये उत्तर भारत की जो नदियां हैं वो सब जब समतल मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं, तो वो क्या करती हैं, मेंडर्स यानी कि विसर्प का निर्माण करती है। जैसे जब सांप चलता है ना ऐसे, तो जब आगे बढ़ता है तो आप देखते होंगे कुछ इसी तरीके से क्या करती हैं, नदियां भी आगे बढ़ती हैं। जिगजैग आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से, है ना। अब कहानी को समझिए इसमें। अब नदियां जैसे ऐसे बह रही हैं, और एक समय के बाद क्या करती है, जब यही नदी ऐसे ना बह करके सीधा यहां से बहना शुरू कर दे, सीधा ऐसे ऐसे जाने लगे, तो ये वाला क्षेत्र तो खाली रह गया। यहाँ पर मिट्टी का जमा हुआ है, कांप है, यानी कि गीली मिट्टी है, और यहाँ पर पानी जो जमा है वो पड़ा रह जाएगा। ये यहाँ पर जो क्षेत्र छूट जाएगा ना ऐसे इस तरीके से, ये अगर आप देखेंगे तो एकदम आक्सबो टाइप का आपको दिखेगा, ठीक है ना। इसीलिए इसको कह दिया जाता है क्या, आक्सबो लेक, क्या बोल देते हैं, आक्सबो लेक कहा जाता है, यानी गोखुर झील कहा जाता है। याद रखिएगा, उत्तर भारत की जो नदियां हैं जो समतल मैदानी क्षेत्र से प्रवेश करते हुए आगे बढ़ती हैं, ये सब क्या करती हैं, विसर्प के फॉर्म में आगे बढ़ती हैं, विसर्पों का निर्माण करती हैं। और जब विसर्पों का निर्माण करते हुए आगे बढ़ती हैं, तो कई बार क्या होता है, इनका ये जो क्षेत्र है आप देख रहे हैं नदी का मोड़, ये एक हो जाता है अपवाह, और ये क्षेत्र जब छूट जाता है तो इससे झील का निर्माण होता है। ऐसी झीलों को गोखुर झील कहा जाता है। मेरे ख्याल से इतनी बात अब आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप पूर्वी यूपी में देखें तो गोखुर झीलों का निर्माण हुआ है ना। जैसे बिहार में जैसे देखें तो गंडक नदी है, घाघरा नदी है, कोसी नदी है, ये सब क्या करती हैं, समतल मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं, तो सब गोखुर झील का निर्माण करती हैं। क्यों, क्योंकि मेंडर्स का निर्माण करती हैं, विसर्पों का निर्माण करती हैं, इसलिए गोखुर झील का भी निर्माण करती हैं। तो बहुत ही आसान है इसको समझना, कहीं से भी ये टफ नहीं है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैं इतना समझाने में सफल रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद समझते हैं संरचनात्मक सोपान क्या होता है। अब यहाँ देखिएगा संरचनात्मक सोपान, इस कहानी को समझिए कि क्या है संरचनात्मक सोपान। देख रहे हैं, पहले चित्र को देख लें। यहाँ पर देखें ये क्षेत्र इतना कटा हुआ है, फिर देखें यहाँ पर थोड़ा कम थोड़ा कम थोड़ा कम, इस तरीके से क्षेत्र आपको दिखाई देगा। यानी कि नदी के मार्ग में कभी कभी कठोर तथा मुलायम चट्टानों की परतों में क्या होता है कि क्रम से एक दूसरे के बाद जो क्षैतिज अवस्था मिलती है, ठीक है, एक के बाद एक, इस तरीके से चट्टानों की क्या मिलती है, अवस्थाएं मिलती हैं। तो कठोर चट्टानों की अपेक्षा क्या होता है, मुलायम चट्टानें शीघ्र कट जाती है, इसलिए ऊपर जो मुलायम चट्टानें हैं उनको बड़ी तेजी से काटती हैं। लेकिन आंतरिक क्षेत्रों में चलने पर क्या होता है कि कठोर चट्टानें मिलती हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा कटाव नहीं हो पाता है, ठीक है। तो एक तरीके से देखेंगे अगर आप, तो सीढ़ियों के तरीके का निर्माण होता चला जाता है। इसी को कहा जाता है क्या, संरचनात्मक सोपान, है ना। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से हमने बहुत शिद्दत से चित्र बनाया है आपको समझाने के लिए। इस तरीके से ऊपरी भाग बहुत मुलायम होता है, ठीक है। जैसे आप फावड़ा उठाएं और यहाँ चलाना शुरू करें धरती पर, तो ऊपरी क्षेत्र में आप बड़ी तेजी से क्या कर लेंगे, डिगिंग कर लेंगे, खुदाई कर लेंगे। लेकिन आंतरिक भाग में जब चलेंगे तो जो चट्टानें मिलेंगी वो बहुत ही कठोर प्रकार की होंगी,
जो मृदा मिलेगी वो बहुत ही रिजिड होगी, तो उसको काटना मुश्किल होगा। ऐसे ही नदियाँ भी करती हैं, जब तक समतल मैदानी क्षेत्र में बड़ी तेजी से कटाव करती हैं, लेकिन जैसे जैसे इनके निचले क्षेत्रों में हम चलते हैं तो चट्टानी क्षेत्र मिलता है, यानी कठोर मृदा मिलती है, उनको काट पाना इनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए फिर सक्रिय होती चली जाती है। तो एक तरीके से सीढ़ी नुमा संरचना का निर्माण होता चला जाता है, इसी को कहा जाता है संरचनात्मक सोपान। अब आगे समझते हैं एक और टॉपिक, उसका नाम है नदी वेदिका। क्या है? नदी वेदिका है। नदी वेदिका क्या होता है? नदी वेदिका अगर समझना है, जैसे रिवर टेरिस समझना है क्या होता है, तो ये देखिए इसमें चित्र, यहाँ नदियाँ इस तरीके से जब बह रही होती हैं इस क्षेत्र में, जैसे यहाँ पर नदियाँ क्या कह रही हैं, नदी यहाँ पर बह रही है, तो बहते बहते क्या करती है, इन क्षेत्रों को काटती हैं वो ऊपरी क्षेत्रों को। तो नदी वेदिकाएं क्या होती हैं, एक प्रमुख जो है प्रवाही जलकृत सीढ़ी नुमा अपर्दनात्मक ये स्थल स्वरूप होता है, यानी सारी घटनाओं का संबंध किससे है? अपर्दन से, इरोजन पावर से है। ठीक है, तो जब कभी प्रौढ़ावस्था की नदी का पुनरुत्थान हो जाता है तो वह अपनी घाटी को पुनः क्या करती है, काट करके गहरा करने का कार्य करती है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नदी वेदिका कहते हैं।